चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का दोबारा से स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। तो आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे अपने घर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज अपनी क्लास को। इसलिए आपके एक प्यारा सा कोट लेके आई हूँ और चलिए अब आशा करती हूँ आपको कोट अच्छा लगेगा। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हो, नहीं तो जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोस्त देते देते, नहीं तो जिंदगी बीत जाती है किस्मत को दोस्त देते देते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की जो हिस्ट्री की बुक है उसको करने वाले हैं। भारत का इतिहास जो 300 से लेकर 1200 सीई तक है उसको जानेंगे, जो चैप्टर बुक है हमारी। तो हमने यूनिट नंबर 1 कर लिया है। जिन बच्चों ने यूनिट नंबर 1 नहीं देखा वो अवश्य देखें यूनिट नंबर 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन किन चीजों को समअप करने वाले हैं ये जान लेते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? गुप्त और वाकाटक प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक विकास। ये हमारे चैप्टर का नाम है। और देखिए किन किन चीजों को समअप करने वाले हैं। इसमें हम ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे, गुप्त शासन की, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे स्वर्ण युग का मिथक, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग का काल क्यों कहा जाता है, ये मिथक है या रियलिटी है ना, यानी फेक है। इसके बाद हम गुप्त काल का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ, किन किन शासकों ने शासन किया गुप्त काल में, किनका शासन बहुत ही प्रभावशाली रहा, इन सब चीजों को जानने वाले हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो इतने प्रभावशाली शासक किस प्रकार से बने। उसके बाद हम समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानेंगे। और कुछ शासक ऐसे हैं जो कि इतने प्रभावशाली नहीं थे परंतु उनके नाम भी हम जरूर जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि गुप्त काल के इतिहास को जानने के स्रोत। तो पहले मैं आपको बताऊं गुप्त काल। गुप्त काल में इसे स्वर्ण काल के यानी स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, विचार कर रहे होंगे इसे स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे भव्य सोने के सिक्के बनाए गए थे वो गुप्त काल में ही बनाए गए थे। पहले कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए परंतु वो मिलावटी सिक्के थे। उसके बाद गुप्त शासन में गुप्त शासकों ने बहुत ही भव्य तरीके से सोने के सिक्कों को जारी किया जो कि बहुत ही लुभावने थे, बहुत ही आकर्षक थे। तो आप ये समझ पा रहे हो गुप्त काल में क्यों स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। गुप्त काल में साहित्य को, संस्कृति को, इन सब चीजों को, राष्ट्रीय एकता को, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया गया था और ये इतना ज्यादा बढ़ावा दिया गया था कि ये बहुत आगे निकल गई थी। परंतु अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो ब्रिटिश शासक थे यानी अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक जो शासन किया था लगभग, उन्होंने क्या बोला कि गुप्त काल जो है अंधकार युग कहा, यानी भारत के प्राचीन इतिहास को अंधकार युग के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने बोला कि गुप्त काल के कारण ही क्या फूट डालो राज की नीति जो है इनकी सफल किस लिए हुई? गुप्त काल के वजह से। ऐसे ही आपको मार्क्सवादी मिलेंगे। मार्क्सवादी कहते हैं कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा ही भूमि अनुदान में दी गई। अब उन्हें ब्राह्मणों को भूमि क्या दे दी गई? अनुदान में दे दी गई। अब इससे क्या है, सामंतवादी जो व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा ही आपको देखने के लिए मिलेगी। सामंतवादी व्यवस्था आपके मन में आ रहा होगा मैम हमें सामंतवादी व्यवस्था नहीं पता, तो चलिए वो भी बताती हूँ मैं आपको। सामंतवादी व्यवस्था यानी सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है, एक राजा होता है। अब राजा के नीचे भी कोई होता है, यानी राजा के दूसरे नंबर पे किसी को पावर मिली होती है। तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा पावर पहले राजा के पास, दूसरे नंबर पे ब्राह्मणों के पास थी। अब ब्राह्मण अपना वर्चस्व दिखा रहे थे और इससे क्या हुआ कि जो प्रजा थी उनपे बहुत ज्यादा ही कर यानी ऋण जाल में जो प्रजा थी वो फंस गई थी। अब उनपे बहुत ज्यादा ही टैक्स लगा दिया गया है। प्रजा का जीवन निर्वाह करना दुर्भर हो गया है, दुर्भर यानी मुश्किल हो गया है। तो आप ये समझ पा रहे हो सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा जो इतिहासकार है, सामंतवादी इतिहासकार, वो कहते हैं कि गुप्त काल में ही मिला। परंतु गुप्त काल में कहा जाता है कि हमें बहुत सारी चीजों को जानने के बारे में पता चलता है। गुप्त काल में राजनीति हम किस प्रकार से जान पाते हैं? आप बोलोगे मैम राजनीति। अब देखिए राजनीति के बारे में हम गुप्त काल में जो है आप बताऊं आपको, जो सिक्के होते हैं, अभिलेख होते हैं, इनके द्वारा हम राजनीति के बारे में जान पाते हैं। अब गुप्त काल में हम सिक्कों के द्वारा तथा अभिलेखों के द्वारा चीजों को समझ पा रहे हैं। परंतु आपको अगर एक चीज बताऊं मैं, गुप्त काल में उनके परिवारों के बारे में हमें संक्षिप्त जानकारी मिलती है, पूरी जानकारी नहीं मिलती है। अब क्यों? बस हमें इसके साम्राज्य के बारे में पता चला,
इतनी सी बात पता चलती है जो गुप्त काल है वो मगध के एक छोटे से जहागीर पर ही स्थित था। परंतु जब खोज हुई, सुनिएगा ध्यान से, जब खोज हुई तो वो गंगा के पश्चिमी मैदानों तक फैल गया। अब देख रहे हो आप किस प्रकार से तेज गति से विकास किया गया है, किस प्रकार से जहागीरों को अपना लिया गया है, बहुत सारी जो है राजाओं को पराजित किया गया होगा। तो चलिए अगर मैं आपको बताऊं कि गुप्त काल में कौन कौन से शासक थे, तो गुप्त वंश के जो शासक हैं उनके नाम आ जाते हैं। इसमें कुछ शासक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से शासन किया, तो कुछ शासकों का शासन इतना बढ़िया नहीं था, परंतु उनके नामों को भी हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के नाम को लेकर बहुत ही मतभेद देखने के लिए मिलता है। कुछ श्रीगुप्त को जो है महाराजा गुप्त कहते हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी, परंतु कुछ इन्हें श्रीगुप्त कहते हैं। इसी प्रकार से इसके बाद घटोत्कच आते हैं। श्रीगुप्त के जो पुत्र हैं, घटोत्कच ने शासन किया, इतनी प्रभावशाली तरीके से नहीं किया। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से शासन किया था और इसी के वजह से गुप्त वंश की असली स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की थी। इनके द्वारा ही जो साम्राज्य का विस्तार हुआ था, जो कि गंगा के पश्चिमी मैदान तक जो है मगध साम्राज्य फैला। तो देखिए इसमें अगर हम गुप्त राजवंश के इतिहास को जानने के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से स्रोत हैं जिसके द्वारा हम गुप्त साम्राज्य के बारे में वर्णन कर सकते हैं तथा समझ सकते हैं। तो देखिए साहित्यिक स्रोत, अगर हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं तो हम साहित्यिक स्रोत का उपयोग करते हैं, है ना, और इसके बाद हम पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग करते हैं। ये दोनों ही स्रोत हमें बहुत ही आवश्यक होते हैं किसी भी जो है सभ्यता के बारे में जानने के लिए, किसी भी साम्राज्य के बारे में जानने के लिए। तो देखिए इसमें हमें जो विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, मनुस्मृति है और जो गरुड़ जो पुराण है आदि, इन सब के द्वारा हमें पता चलता है, साहित्यिक स्रोतों के द्वारा गुप्त वंश के बारे में हमें चीजों का वर्णन जो है समझ आता है कि किस प्रकार से थी। ऐसे ही पुरातात्विक स्रोत, ऐसे कि अभी हमें अभिलेख मिले गुप्त वंश के, है ना, इसके बाद सिक्के मिले, क्योंकि सिक्कों के द्वारा ही तो गुप्त वंश जो है इतना ज्यादा प्रभावशाली था। सोने के सिक्के जारी किए गए थे, इसलिए तो इसे स्वर्ण काल यानी स्वर्ण युग की उपाधि दी जाती है। इसके बाद स्मारक यानी इमारतें, वहां पे कुछ अंश रहा होगा इमारतों का, किसी घर में रहते होंगे, किसी भवन में रहते होंगे, किसी राजमहल में रहते होंगे, उसके साक्ष्य होंगे, है ना। तो आदि इन चीजों के द्वारा हम गुप्त वंश के बारे में जान पाते हैं। इसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें जो है चीजों को समझना था। उन्हें दूरदर्शी कहा गया शासक, और उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से चीजों का वर्णन किया। तो चलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में और विस्तार से चीजों को जानते हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि उन्हें जो है और भी आगे अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। इसीलिए उन्होंने जो लिच्छवी थे, क्या लिच्छवी शासकों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इन्होंने कुमार देवी से विवाह करा, जो कि लिच्छवी शासक की राजकुमारी थी, उनसे विवाह कर लिया ताकि उनका समर्थन मिल जाए और वो समर्थन करेंगे, उनका साम्राज्य बढ़ता जाएगा, है ना। तो आप ये समझ पा रहे हो, दहेज के रूप में साम्राज्य बढ़ जाएगा किसी भी तरीके से, इसीलिए इन्हें दूरदर्शी शासक कहा जाता है। तो इन्होंने कुमारी से जो है लिच्छवी राजकुमारी से विवाह कर लिया, उनका नाम है कुमार देवी। जब कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया तो उनके नाम के सिक्कों को जारी कर दिया गुप्त काल में। अब देखिए इन्होंने सिक्कों को जारी किया। अब मान लीजिए इन्होंने सिक्के थे इनके स्वर्ण के यानी सोने के सिक्कों से हमें इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इन्होंने कुमार देवी के लिए सिक्कों को जारी किया था उनके नाम पर, क्योंकि हमारे पास साक्ष्य है, सोने के सिक्कों पर कुमार देवी का नाम देखने के लिए मिलता है हमें। तो इस प्रकार से उन्होंने उन्हें क्या प्रसन्न करने का प्रयास किया। अब चंद्रगुप्त प्रथम जो है उनके पुत्र आए समुद्रगुप्त। अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए, उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आपके मन में आ रहा होगा मैम भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है समुद्रगुप्त को,
ये उपाधि क्यों दी गई है? क्योंकि उन्होंने एक बार भी हार, पराजय का मुंह नहीं देखा था। वो कभी भी पराजित नहीं हुए थे, जितने भी युद्ध किए उसमें विजय हुए। अगर मैं आपको बताऊं, उत्तरी में, उत्तर तथा दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण के जो शासक थे, टोटल 12 शासकों को, इन्होंने टोटल 12 शासकों को बंदी बनाया और उसके बाद इन्हें मुक्त कर दिया। आप सोचिए कि इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उत्तर और दक्षिण के सभी शासकों को, यानी टोटल 12 शासकों को बंदी बनाया इन्होंने, बाद में मुक्त कर दिया। तो आप ये देख रहे हो। अगर मैं आपको बताऊं कि समुद्रगुप्त ने जो है, इन्हें जो है नेपोलियन कहा जाता है, इन्होंने साम्राज्य का बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकास किया। अगर मैं आपको बताऊं कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया, उसके बाद उन्हीं के साम्राज्य में टैक्स भी लगा दिया। क्या उनकी जनता पर टैक्स लगा दे, जिससे कि उनका साम्राज्य फला फूला। अगर मैं आपको बताऊं, समुद्र के जो गुप्त थे, उनके समय काल में, उनके शासन काल में 6 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे। अगर उनके नाम जाने जाए तो देखिए, इन सिक्कों के नाम को जानना आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में आएगा नहीं, परंतु इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिक्के की बात की जाएगी आपके सामने। तो चलिए पहले जान लेते हैं सिक्कों के नाम। देखिए, अरुण प्रकार, इसमें क्या है, आप अरुण प्रकार के बारे में, ये एक सिक्का है। इसके बाद धनुधारी प्रकार, यानी धनुधारी प्रकार में एक ऐसा सिक्का होगा जिसपे धनुधारी आपको छपा हुआ दिखेगा। इसके बाद परशु प्रकार, इसमें अश्वमेध प्रकार, तो आप ये देख रहे हो। इसके बाद जो है व्यारण हनन प्रकार और वीणा वादन प्रकार। जो वीणा वादन प्रकार है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, आप सिक्का मान सकते हो, क्योंकि इसी के वजह से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, उनके चरित्र के बारे में। आप बोलोगे मैम, एक सिक्के से चरित्र के बारे में किसी व्यक्ति के कैसे पता किया जा सकता है? देखिए, समुद्रगुप्त जो है, उन्हें, वो संगीत प्रेमी थे, उन्हें संगीत से बहुत ज्यादा ही प्रेम था। इसीलिए जो सिक्का था उस पे उन्हें वीणा बजाते हुए प्रतीत किया गया। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त को क्या, उन्हें वीणा यानी संगीत से बहुत ज्यादा ही प्रेम था। चलिए, अभी हमने क्या क्या कवर कर लिया है, इन सब चीजों को हमने कवर कर लिया है। अब हम जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उससे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो समुद्रगुप्त थे उनके 2 पुत्र थे। एक थे रामगुप्त, क्या, रामगुप्त, और दूसरे जो थे वो चंद्रगुप्त थे, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो बहुत ही प्रभावशाली शासक थे, परंतु रामगुप्त जो थे वो इतने प्रभावशाली शासक नहीं थे। रामगुप्त जो है वो क्रू शासकों से हार गए थे युद्ध में। जब वो क्रू शासकों से हार गए युद्ध में, तो उन्होंने अपनी बीबी ध्रुव देवी को समर्पित कर दिया। आपको कैसा लग रहा है? अजीब लग रहा है ना? उन्होंने अपनी बीबी ध्रुव देवी को उन्हें समर्पित कर दिया, कुरु शासकों को। उसके बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनके छोटे भाई का खून खौल उठा और उन्होंने रानी का भेष बनाया, कुरु शासकों को मार डाला। उसके बाद अपने भाई रामगुप्त को भी मार डाला। उसके बाद ध्रुव देवी से विवाह रचा लिया। तो इस वीडियो में पार्ट 1 में इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसी ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।